हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 22वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 21 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन के बाद मैंने आपकी सौतेली माँ नयनतारा पर लगातार नजर बनाए रखी। मैं उस वक्त जाती थी जब आपके घर पर कोई नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था उसी वक्त आपकी सौतेली माँ कुछ बड़ा प्लान करती थी या फिर अपने उस पति से बात करती थी जो उनसे मिलने के लिए आया था। यानी शायद आपको यकीन ना हो कि ये सच है या झूठ, लेकिन मैं आपके सिर की कसम खाकर कहती हूँ ये सच है। खैर, लगातार एक वीक बीत जाने के बाद भी मैं कुछ खास पता नहीं लगा सकी, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। यही वजह थी कि मैं उन दिनों काफ़ी टेंशन में रहने लगी थी। अक्सर आप मुझसे पूछते थे कि आखिर मैं इतनी सैड क्यों रहती हूँ। आपको लगता था जैसे मैं आपसे नाराज़ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी और आपके घर में आपकी सौतेली माँ कुछ बड़ा ना कर दे, इस वजह से मैं बेहद चिंतित थी। आपने मुझे जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, तब मैंने एक दिन आपको सब बता देने के बारे में भी सोचा, लेकिन अगले ही पल मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाओ। खैर, एक तरफ मैं हमारे रिश्ते को संभाल रही थी। इस दौरान आपको बुखार भी हुआ था, तब मैं रात को आई थी और मैंने आपको दवाई भी दी थी। उसी रात को मैंने उस पेज को चुराने की भी कोशिश की जिसमें आपकी सौतेली माँ से जुड़ा हुआ इंसान विराट जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी। मतलब मैं हर मोड़ पर तब असफल हो रही थी जब आपको बता भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके घर आना जाना नहीं छोड़ा। मेरी इस तरह से किसी न किसी बहाने से आपके घर पर आने के चलते आपकी सौतेली माँ को मुझ पर शक होने लगा और वो कुछ ज़्यादा ही केयरफुल हो गई। यही वजह थी कि उसके बाद मुझे कोई ख़ास सबूत नहीं मिल सका। ऐसे में फिर मैं घर आती थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिखाया कि मैं उनके बारे में कुछ पता लगा रही हूँ और मुझे उन पर शक है। हालाँकि ज़िंदगी के उन कठिन पलों में मैं आपसे हद से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैंने आपसे लड़ना-झगड़ना छोड़ दिया था, ये तो आपको भी पता था, और आप मेरे उस चुलबुले अंदाज को भी मिस करने लगे थे। लेकिन उस पल मेरा मकसद था कि मैं कैसे भी करके आपकी सौतेली माँ को उसके मकसद में कामयाब होने से रोकूं। लेकिन कैसे, ये मुझे भी नहीं मालूम था। वक्त बीत रहा था और ना ही मेरे पास कोई सबूत था, ना ही मैं कोई बात बता पा रही थी। यही वजह थी कि मैं वो लेटर लिखा था आपको, जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि आपको कोई अपना ही है जो आपके साथ धोखा कर रहा है, आप बहुत भोले हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले कि उस रोज शाम को मैं आपको जवाब जानना चाहती, वो हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रोज शाम का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। शाम के करीब 5 बज रहे थे शायद। मैं आपके घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा आप घर पर होंगे और उसके बाद मैं आपसे उस लेटर को लेकर बात करूँगी। लेकिन जब मैं घर पहुँची तो वहाँ कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अदिति ने रुद्र के हाथ को इस दौरान बड़े ही प्यार से पकड़ रखा था। वो हॉस्पिटल में थी और उसे आगे की कहानी बता रही थी। इस दौरान जब उसने उसकी सौतेली माँ के बारे में बताया, तो रुद्र की नब्ज ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसे में उसे आगे इस बात का डर लग रहा था कि जब वो आगे की कहानी बताएगी तो फिर रुद्र का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अब वो राज उजागर होने वाला था जिसको लेकर ही रुद्र को अदिति पर सबसे ज्यादा शक था। वो यही सोच रही थी। इसी दौरान उसने पानी की बोतल को उठाया, तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। उसने खड़े होकर दरवाजा खोला तो उसके सामने रूबल थी। रात के करीब तब 12 बज रहे थे। रूबल ने उससे कहा, क्या हुआ छोटी मालकिन, छोटे मालिक ठीक है ना? उसकी आंखों में इस दौरान आंसू थे। अभी तक वो स्थिर बनी हुई थी, हालांकि नब्ज ऊपर नीचे हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हालांकि ये नाराजगी कब तक रहेगी इसका पता नहीं। अदिति की आवाज में इस दौरान मायूसी साफ झलक रही थी। कोई बात नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसे ही कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चाय पिएगी? नहीं, आप लोग पी लो दोनों ही, मेरा अभी मन नहीं है। ठीक है, रूबल बोली और उसके बाद वो चली गई। तो वहीं अदिति पीछे से वापस रुद्र के पास आकर बैठ गई। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से उसे चूमा और बोली, आई नो आपको किस सवाल का जवाब चाहिए। मैं सब सच सच बताऊंगी, एक भी चीज में मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आपकी सिर की कसम, अगर आपको तब भी यकीन ना हो तो
मैं अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, यही नहीं, हमारे उस रिश्ते की कसम खाकर कहती हूँ कि जो बताऊंगी सच बताऊंगी। उसने प्यार से झुककर उसके माथे को चूमा और उसके बाद कहानी बताने के लिए तैयार हो गई। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया था ताकि रुद्र को एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस न हो। उसने प्यार से उसके हाथ को भी चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुद भी उस मंजर को लेकर सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन अब यह उसकी मजबूरी थी। यही नहीं, वो ये भी जानती थी कि रुद्र खुद भी उस भयानक पल को फिर से सोचना नहीं चाहता है। लेकिन उसे अच्छे से पता था अगर आज उसे सच नहीं बताया तो फिर वो कभी खुद को माफ नहीं कर सकेगी। वो यही सोचते हुए उन पलों में खो गई। इस दौरान उसने रुद्र को कसकर गले से लगा रखा था। वो उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी। उस रोज आसमान में बादल छाए हुए थे। मौसम काफी खराब था। अदिति अपने रूम में थी। बाहर हल्की बिजलियों के कड़कने की आवाज आ रही थी। इस दौरान अदिति का मन बेचैन था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसे रुद्र को लेकर फिक्र महसूस हो रही थी। न जाने क्यों एक अजीब सी अनहोनी की आशंका उसे पहले से ही होने लगी थी। यही वजह थी कि उसने उससे मिलने के बारे में सोचा। पता नहीं क्यों आज मन बहुत बेचैन सा है। ऐसा क्यों हो रहा है कान्हा जी मेरे साथ? वो मायूस होकर बड़बड़ाई। इधर जहाँ एक तरफ अदिति अपने घर में काफी सैड नजर आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठंड काफी बढ़ रही थी। इस वजह से वो अपने रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा था। आज संडे है, इस वजह से उसकी कॉटन फैक्ट्री का काम पूरी तरह से बंद था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र की सौतेली माँ रूम में थी। रुद्र के पिताजी उनके कमरे में आए और उसके बाद मुस्कुराकर बोले, आज मौसम खराब है, इस वजह से क्या पता फैक्ट्री में कोई सामान बाहर रह गया हो। मैं एक चक्कर काट कर आ रहा हूँ फैक्ट्री की तरफ। अच्छा ठीक है जाइए, उसकी सौतेली माँ बोली, जिसके बाद वो उसके रूम से बाहर चले गए। इधर तभी नयनतारा का फोन बजा। उसने देखा उसका पति उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल पिक किया। हेलो। क्या? आज ही? मगर आज कैसे? इसे अचानक ही प्लान कैसे बना? आप लोग तो बोल रहे थे कि अगले संडे को होगा ये सब। अच्छा ठीक है, मैं अभी के अभी करती हूँ। उसने इतना कहा और उसके बाद वो तुरंत कमरे से बाहर दौड़ी। रुद्र के पिताजी छाता लेकर बाहर की तरफ निकले ही थे कि तभी नयनतारा ने आवाज दी, अजी सुनते हो? क्या हुआ? पीछे से आवाज क्यों दे रही हो तुम? उसके पिताजी वहीं रुक गए, जिसके बाद नयनतारा उनके पास गई और मुस्कुराकर बोली, अजी वो आज मौसम खराब है ना, और आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है कि कभी भी बुखार चढ़ सकती है, तो आप रुक जाओ ना। नयनतारा ने बड़े ही प्यार से उसके पिताजी को रोका। अच्छा, पर फैक्ट्री को भी संभालना है ना। अजी उसकी आप फिक्र मत करो, रुद्र है ना, अपनी साइकिल लेकर जाएगा और अभी संभाल कर आ जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज तो संडे है ना। सो वो यहीं पर है। ठीक है, मैं उसे बोलता हूँ। रुद्र के पिताजी ने इतना कहा और उसके बाद वो उसके रूम की तरफ चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ अपने रूम में आ गई। इस दौरान उसने अपने पति को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें ये मेंशन था कि उसने अपना काम कर दिया है और कुछ ही देर में रुद्र फैक्ट्री की तरफ आने वाला है। मैसेज करने के बाद वो आराम से सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी खिड़की से रुद्र को जाते हुए देख लिया था। उसने साइकिल ली और उसके बाद वो उस तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ फैक्ट्री में विराज और उसके बाप ने कच्चे माल पर डीजल छिड़क दिया। उन्होंने डीजल के 2 ड्रम्स को भी खुला छोड़ दिया ताकि जैसे ही आग लगे वो जोर के धमाके के साथ फूटे। उन्होंने इस दौरान वहां एक छोटा रिमोट कंट्रोल बम रख दिया और उसके बाद तुरंत दौड़कर वे दोनों करीब 200 मीटर दूर गेहूं के खेत में जाकर छिप गए। अब देखना पापा, अब वो इस फैक्ट्री को देखने के लिए आएगा। उसके बाद जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर घुसेगा, मैं इस बटन को दबा दूंगा और फिर बूम की आवाज के साथ वो उठ जाएगा और समहाउ वो अगर नहीं मरा तो फिर रुई में छिड़के डीजल में आग लग जाएगी, जिसके बाद सब धू धू करके जलेगा। पापा अब देखना कैसे रुद्र कुत्ते की मौत मरेगा। भले ही इसको मारने के लिए माया के नाम होने वाली ये छोटी प्रॉपर्टी को उड़ाना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विराज ने शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान उसकी नज़र फैक्ट्री वाले रास्ते पर बनी हुई थी जिस ओर से रुद्र आने वाला था। वो बस उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि रुद्र उस दौरान फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि रास्ते में पड़ने वाली खड्डे में जैसे ही उसकी साइकिल का टायर गिरा, एक जोर के झटके के साथ साइकिल की चेन उतर गई। ओह, अब ये चेन उतर गई। मैंने अदिति को अच्छे से बोला था कि स्कूल से आते वक्त बताना कि साइकिल की चेन कसवानी है,
लेकिन मोहतरमा को मेरे सिवाय कुछ भी याद कहाँ रहता है। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। वो इस दौरान उसके बारे में ही सोचते हुए चेन चढ़ाने लगा। तभी उसके हाथ पर लगी। मुझे ना सच्ची में उस पर गुस्सा आ रहा है। कल बताता हूँ उस पांडा को तो मैं, उसने खींचते हुए कहा और उसके बाद वो चेन चढ़ाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के पापा उसकी सौतेली माँ के कमरे की तरफ गए। अच्छा नयनतारा, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तब तक तुम एक काम करो, चाय बना लो। और माया का बुखार कैसा है, उसे जाकर जगाओ, अब शाम हो गई है। रुद्र के पापा ने कहा। ठीक है, जा रही हूँ, उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा और अपने रूम के दरवाजे को बंद करने लगी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा विराज फोन कर रहा था। उसने एक पल के लिए बाहर की तरफ देखा। रुद्र के पिताजी वॉशरूम की तरफ चले गए थे। इस वजह से उसने तुरंत फोन पिक किया। हेलो विराज। हेलो मम्मा। वो साला रुद्र क्यों नहीं आया? क्या रुद्र अभी तक वहां नहीं पहुंचा? हाँ, वो अभी तक नहीं पहुंचा है, विराज ने सामने से कहा। तुम टेंशन ना लो विराज, कैसे नहीं आएगा वो, मैंने भेजा है उसे। पहले उसका बाप आना चाहता था लेकिन फिर मैंने उसे रोक लिया और रुद्र को ये कहकर भेज दिया कि मौसम खराब है, रुद्र चला जाएगा। तुम लोगों ने रुद्र को मारने की पूरी तैयारी तो कर ली है ना? नयनतारा बोली। हाँ, कर ली है, सब तैयारी हो चुकी है, विराज बोला। ओह ठीक है, मतलब आज वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर जोर का धमाका होगा, रुद्र के चिथड़े चिथड़े उठ जाएंगे और उसके बाद उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी माया की हो जाएगी, उसने हंसते हुए कहा। इधर वो हंस रही थी और बाहर दूसरी तरफ अदिति ने नयनतारा की सारी बातें जैसे ही सुनी उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, ये कैसी माँ है? मतलब उस दिन जिसे मारने के बारे में ये बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भोला था। नहीं, मैं भोले को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे भोले को रोकना होगा हर हाल में। इसका मतलब उसे मारने के लिए पहले भी कई सारी कोशिशें की जा चुकी है। किस्मत ने हर बार भोले को बचाया है, आज भी मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, अदिति ने रोते हुए कहा और वो जल्दी से आंसू पोंछकर शॉर्टकट रास्ते से होकर दौड़ी। उसने ये तो सुन लिया था कि वो अब तक फैक्ट्री नहीं पहुंचा है। ऐसे में अब जल्द से जल्द उसे कैसे भी करके फैक्ट्री तक पहुंचना था। फैक्ट्री वहां से 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन अगर खेतों से होकर जाया जाता तो वो सिर्फ 400 मीटर दूरी पर पड़ती थी। उसने सीधे ही गेहूं के खेतों के बीच से दौड़ लगा दी। इस दौरान उसने दौड़ लगाने के दौरान अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र ने चेन को चढ़ा लिया था। चलो ठीक हो गई, वो बड़बड़ाया और उसके बाद साइकिल पर चढ़कर उसने उसे तेजी से चलाना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति भी खूब तेजी से भाग रही थी। उसे कैसे भी करके रुद्र को रोकना था। इसी दौरान उसकी उस पर नजर पड़ गई थी। वो फैक्ट्री से ज्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन उसे कैसे भी करके रोकना था। तेज हवाओं के बीच अदिति गेहूं के खेत से होकर तेजी से फैक्ट्री की तरफ दौड़ रही थी। वो अब फैक्ट्री से ज्यादा दूर नहीं रही थी, वो दूसरी तरफ से आ रही थी। इस वजह से विराज और उसके बाप को अदिति तो दिखाई नहीं दी थी, लेकिन रुद्र अब उन दोनों को फैक्ट्री की तरफ आता जाता हुआ दिखाई दे गया था। वो उससे काफी दूर था, इस वजह से उन दोनों ने तय कर लिया था कि उसके फैक्ट्री के अंदर जाने के 2 से 3 मिनट बाद वो उस बम को फोड़ेंगे ताकि उसके मरने के पूरे चांसेज हो। यही वजह थी कि वो पूरी तरह से रास्ते पर नजर बनाए हुए थे। लाओ पापा, ये रिमोट कंट्रोल मुझे दीजिए, आप पहले दबा दोगे बटन, उसके अंदर जाने के 2 से 4 मिनट बाद हम इस बटन को दबाएंगे, उसने इतना कहा और उसके बाद लगातार उस पर नजर बनाए रखने लगा। कुछ ही देर में रुद्र ने साइकिल को एक तरफ खड़ा किया और उसके बाद फैक्ट्री के आगे बने मकान के पास से होकर अंदर की तरफ जाने लगा। अब उन्हें रुद्र दिखाई नहीं दिया था। उसने फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा खोला जो बंद था। लोहे के दरवाजे की आवाज सुनकर विराज को समझ आ गया था कि उसने दरवाजा खोल दिया है। इस दौरान रुद्र को डीजल की गंध आ रही थी। ये डीजल की गंध कहाँ से आ रही है? लग रहा है किसी ने ड्रम को खुला छोड़ दिया है या फिर डीजल का रिसाव हो रहा है। वो बड़बड़ाकर जैसे ही फैक्ट्री के अंदर जाने लगा, तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचा। भोले, भोले, वो हाँफते हुए बोली। क्या हुआ? तू इतनी डरी सी क्यों है? कुछ नहीं बता सकती है मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, तू ठीक तो है ना? जल्दी से चलो यहाँ से, उसने इतना कहा और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। पर क्यों? रुद्र ने उससे पूछा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भला वो उसे इस तरह से अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहती है? क्यों का जवाब बाद में बता दूंगी मैं, तुम अभी आओ मेरे साथ।
उसने इतना कहा और उसके बाद वो रोते हुए जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर खेत की तरफ लेकर गई। उसने उसे गले से लगा लिया और उसके बाद फूट-फूट कर रोने लगी। अरे हुआ क्या है बताओगी, तुम रो क्यों रही हो? उसने प्यार से उससे पूछा। इस दौरान रुद्र ने देखा वो काँप रही थी। आखिर क्या हुआ है अदिति, किसी ने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ? मुझे डरा रही हो तुम, मैं बाद में बता दूंगी, तुम अभी यहीं पर ही रुको ना। अदिति ने प्यार से उसे गले से लगा लिया। वो उसे खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर रखा था। मैं सब बताऊंगी, बाद में सब बता दूंगी, लेकिन अभी तुम बस मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आई रियली लव यू भोले, आई लव यू। उसने रोते हुए उसको गले से लगा लिया और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति ने पहले उसके माथे को और उसके बाद गाल और हाथों को बारी-बारी से चूमना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो फूट-फूट कर रोने लगी। इस दौरान उसका एक भी पल उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। वो उसके गले से लिपट गई थी और उसके बाद बुरी तरह से रोने लग गई। तो वहीं दूसरी तरफ विराज और उसके बाप को जब 4 से 5 मिनट इंतजार करते हुए हो गए, तो उसके बाद विराज बोला, अब लग रहा है वो फैक्ट्री के बीच में पहुंच गया है। मैंने डीजल इसीलिए छिड़का था उधर, ताकि वो गंध को सूंघकर ड्रम की तरफ जाए और वहीं पर ही हमने बम को छोड़ रखा है। तो दबा ना फिर बटन, उड़ा दे साले को। तुम्हें पता है ना उसकी किस्मत बहुत काम करती है, उसके बाप ने कहा। ठीक है फिर, लीजिए, 3, 2 एंड 1। ढिशुम, उसके बटन को दबाया और अगले ही पल जोर का धमाका हुआ। भोले, अदिति ने जोर से कहा और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर गेहूं के खेत में गिर गई। अगले ही पल एक के बाद एक लगातार कई सारे धमाके होने लगे। धमाकों की वजह से आसपास का एरिया पूरी तरह दहल गया। दूर-दूर तक धमाकों की आवाज फैल गई। उन दोनों के कान भी शाएं-शाएं करने लगे। उनके नीचे गिर जाने के चलते वो बच गए। धमाके इतने तेज हुए थे कि फैक्ट्री की दीवारें भी कहीं-कहीं से टूट गई थी। अगले ही पल फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी ऊंची उठी थी कि उसकी तपिश पास ही के गेहूं के खेत में गिरे रुद्र और अदिति भी महसूस कर रहे थे। इस दौरान वो इतनी बुरी शोक में थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हो रहा था वो कहाँ है। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला था। इधर दूसरी तरफ धमाकों की आवाज वॉशरूम में रुद्र के पिताजी तक को सुनाई दे गई थी। उसके बाद आग की ऊंची लपटों के साथ पूरी फैक्ट्री जलने लगी। रुद्र के पिताजी दौड़कर जैसे ही बाहर आए, सामने का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। वो डर गए क्योंकि उन्हें लगा रुद्र मर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ नयनतारा और माया दोनों ही बेहद खुश थी। वो दौड़कर अपने ड्राइवर से बोले, भीम सिंह जल्दी से ट्रैक्टर स्टार्ट करो और फैक्ट्री की तरफ चलो। उनकी आवाज में दर्द था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर उनके कहते ही भीम सिंह जाकर ट्रैक्टर को स्टार्ट करने लगा, तो वहीं उसके पिताजी के पैरों तले अब जमीन ही खिसक चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उनकी हालत खराब थी। तो वहीं दूसरी तरफ करीब 2 मिनट बीत जाने के बाद रुद्र को रियलाइज हुआ कि उनकी फैक्ट्री जल रही है। वो अदिति को खुद से दूर करते हुए जोर से चीखा, अदिति! वो खड़ा होकर जाने लगा तो अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बार मत जाओ उधर, तुम पागल हो क्या? फैक्ट्री जल रही है पापा। वो फूट-फूट कर रोने लगा। वो अपनी ही फैक्ट्री को ऐसे जलते हुए नहीं देख सकता था। ऐसे में उसका दिल ही बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अदिति से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो जोर से बोली, प्लीज रुद्र मत जाओ उधर, अभी आग लग गई है। अदिति उसको जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसको जोर से धक्का देकर बोला, यू आर मैड। अदिति प्लीज गो, जल्दी से जाओ यहाँ से, और हाँ, तुम्हारे पापा को बोलो कि वो जल्दी से आदमी लेकर आए, आग बुझाए, गो, उसने रोते हुए कहा। और उसके बाद वो पानी के टांके की तरफ दौड़ा। भोले, पहले मेरी बात तो सुन लो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने रोते हुए कहा। तुम्हें जो भी बताना है बाद में बताना, प्लीज गो, देख रही हो क्या हो रहा है यार। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज जाओ यार, हमारी फैक्ट्री जल रही है। प्लीज साइकिल लेकर जाओ और अपने पापा को और कई और आदमियों को बुलाओ, उसने इस बार क्रोधित होकर कहा। लेकिन बावजूद इसके अदिति खड़े खड़े उसको देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उसके बाद वो साइकिल की तरफ दौड़कर गई। लेकिन उसने साइकिल को जैसे ही छुआ तो उसे याद आ गया कि उसे तो साइकिल चलानी ही नहीं आती है। वो वहीं पर फूट-फूट कर रोने लगा।
इधर दूसरी तरफ रुद्र रोते हुए पानी की बाल्टी लेकर फैक्ट्री की तरफ दौड़ा। वो आग बुझाने के लिए पानी को डालता है, लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। वो डीजल की आग थी, ऐसे में उसे पानी से बुझाना नामुमकिन था। ये आग क्यों नहीं बुझ रही है? उसने क्रोधित होकर कहा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वहीं अदिति दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगी। इधर दूसरी तरफ इतने जोरदार धमाकों की आवाज सुनकर विराज के बाप ने हंसते हुए कहा, लो, हो गया उसका कल्याण। अब रुद्र की सारी प्रॉपर्टी माया के नाम होगी। उसने हंसते हुए कहा और उसके बाद वो वहां से नीचे नीचे झुककर भागने लगा। वो एक पल के लिए पीछे की तरफ मुड़ा और उसने विराज से कहा, विराज, जल्दी से आओ, कोई पकड़ लेगा। वहां क्या देख रहे हो? मैं आ रहा हूँ पापा, आप निकलो अभी। आखिर तमाशा भी तो देखना है मुझे, उसने इतना कहा। ठीक है, जल्दी आना। उसके बाप ने इतना कहा और जिसके बाद उसका बाप वहां से भाग गया। तो वहीं विराज जैसे ही अगला नजारा देखा तो स्तब्ध हो गया। वहां अदिति थी जो उसकी तरफ दौड़कर आ रही थी। तभी उसने रुद्र को भी देख लिया, जो पानी की बाल्टी भरकर आग में उड़ेल रहा था। अदिति को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने रुद्र को रोकने की कोशिश की। वो पूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन उस पल तक रुद्र ने उसकी एक न सुनी। ऐसे में अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जल्दी से जाकर अपने पापा और कई आदमियों को बुलाकर लेकर आए। लेकिन उसे क्या पता था, वहां गेहूं के खेत में उसका विराज इंतजार कर रहा था। विराज ने अपने दांतों को पीसा। वो समझ चुका था कि रुद्र को अगर किसी ने बचाया था तो वो कोई और नहीं, अदिति ही है। वो घात लगाए वहां बैठा हुआ था। और इस तरह से मैं आपको उस पल तक नहीं बता सकी थी कि असलियत में फैक्ट्री में आग एक्सीडेंटली नहीं लगी थी, बल्कि उसमें आग एक साजिश के तहत लगाई गई थी, ताकि आप उस आग में जलकर राख हो जाओ। अदिति रुद्र को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कई देर तक रोती रही। कान्हा की कसम, अगर मुझे ये पता होता ना कि आपको उस वजह से गलतफहमी होगी कि मैंने जानबूझकर आपकी फैक्ट्री को जलने से बचाने के लिए अपने पापा और उन आदमियों को नहीं भेजा था, तो आप गलत हैं। उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपको बचा लेने की खुशी मनाऊं या फिर फैक्ट्री के जल जाने का गम। मेरा रो लेने का मन कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बचा लिया था। फिर चाहे कैसे भी बचाऊं, लेकिन उस पल अगर मुझे किसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो कोई और नहीं बल्कि आपकी सौतेली माँ थी। भगवान ऐसी सौतेली माँ किसी को भी ना दे, जो पैसों और प्रॉपर्टी की खातिर आप जैसे बेटे की जान देने के लिए भी तैयार हो जाए। अरे, अगर वो मांगती तो मुझे पता है आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें खुशी खुशी दे देते, लेकिन उसने आपको जानने की कोशिश ही कहाँ की थी। मेरा बस चलता तो मैं उस वक्त आपकी फैक्ट्री को बचाने के लिए अपने पापा के पास जाने से पहले आपके घर जाकर आपकी सौतेली माँ नयनतारा का गला घोट देती, लेकिन आपकी कसम के चलते मुझे अपने घर की तरफ आना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। जहां आपको सबसे बड़ी गलतफहमी हुई थी कि मैं और मेरी फैमिली आपकी असलियत में मदद नहीं करना चाहते थे, तो आपको बता दूं, मैं वहां पर वक्त पर पहुंच ही नहीं सकी थी। ऐसे में फिर मदद आप तक जल्दी कैसे पहुंच पाती? पूरी फैक्ट्री की रुई में वैसे भी डीजल छिड़का जा चुका था। ऐसे में अगर पानी डाला भी जाता तो आग और तेजी से भड़कती। खैर, मुझे ये सब बाद में पता चला था। अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे? तो बताती हूँ। उस शख्स के बारे में जिसने मुझे वक्त पर ना मेरे घर पर पहुंचने दिया था और ना ही मुझे उस पल इस सिचुएशन में छोड़ा था कि मैं फिर आपसे कभी मिल सकूं। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, सब बताऊंगी आज, कुछ भी नहीं छिपाऊंगी कि उस कमीने ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी उस दिन। उसने रोते हुए कहा और एक बार फिर उन्हीं पलों में खो गई थी। एक तरफ जहां रुद्र चीख चीख कर आसपास के लोगों को बुला रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं आया था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के घर वालों को भी अभी तक पता नहीं चला था, क्योंकि फैक्ट्री उनसे करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। हालांकि उन तक धमाकों की आवाज जरूर सुनाई दी थी, लेकिन घने पेड़ होने के चलते कुछ क्लियर दिखाई नहीं दिया था कि आखिर असलियत में हुआ क्या है। इधर इस दौरान अदिति ने खेतों के बीच से डायरेक्ट रास्ता पकड़ा था, वही रास्ता जिस ओर घात लगाए विराज बैठा था। गेहूं के खेत के ठीक आगे लिप्स का एक बड़ा जंगल था। इस वजह से दूसरी तरफ लोगों को वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि उस ओर असलियत में क्या है। वो दौड़ते हुए जा रही थी कि तभी अचानक से उसके पैरों पर गेहूं के खेत में छिपे बैठे विराज ने जोर से डंडे की मारी।
और अदिति मुंह के बल गिरी। साली हरामजादी, तू उसको बचाएगी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विराज उसकी तरफ बढ़ा। अदिति दर्द के मारे करहा रही थी। अभी तो दर्द ही हुआ है क्या तुम्हें? मैं बताता हूँ तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तूने मेरे महीनों के प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। उसने गुस्से में जोर से चीखते हुए कहा और उसके बाद वो उस पर किसी बाज की तरह झपटा। बचाओ! वो जोर से चीखी, लेकिन तभी उसने उसका मुंह बंद कर दिया। उसके बाद उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचा। कितनी मस्त है रे तू! शाली रुद्र को बचाने की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अदिति ने करीब 10 साल बड़े विराज ने उसको दबोच लिया। वो उसे घसीटकर गेहूं के खेत में ले गया। उस तरफ कोई आदमी नहीं था जो उसे बचा सके। ऐसे में अब अदिति अकेली पड़ चुकी थी, तो वहीं रुद्र की भी उस पर नजर नहीं पड़ी थी। वो जोर-जोर से चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी वो चीख नहीं पाई। साले, अब कितना भी चीखने की कोशिश करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसने अदिति को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद उसकी नज़र अदिति के सीने पर पड़ी। वो उससे बचने के लिए अपने हाथ-पैर मारती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई क्योंकि विराज उससे बड़ा ही नहीं, बल्कि ताकतवर भी बहुत था। वो उसके ऊपर आ गया। अदिति ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब होगा। उसे इस दौरान रुद्र की याद आ रही थी। वो बुरी तरह से तड़प उठी थी। उसके आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई। साली, अब तेरी सारी तड़प दूर कर दूंगा मैं। वो उसकी कुर्ती को जोर के झटके के साथ गले से फाड़ देता है। और तभी टी 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 रुद्र की मशीन की जोर की आवाज होने लगी। आई एम सॉरी डॉक्टर, अदिति जोर से चीखी, क्योंकि इस बार मशीन से लगातार आवाज हो रही थी। उसकी पल्स और हार्ट बीट्स काफी तेज हो गई थी। अदिति ये नजारा देख नहीं पाई। उसने दौड़कर झट से दरवाजा खोला और जोर से डॉक्टर को आवाज लगाई। डॉक्टर प्लीज कम प्लीज! वो जोर से चीखी। उसकी आवाज सुनकर रूबल और सुजान भी दौड़कर उसके रूम की तरफ आए। रूबल और सुजान ने देखा तो मशीन से लगातार आवाज होने लगी थी। ये हालत देखकर वे भी काफी ज्यादा डर गए थे। इधर दूसरी तरफ अदिति दौड़कर बाहर की तरफ आई। कुछ ही देर में उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर भी उसके रूम की तरफ भागकर आया। वो जोर की सांसें ले रहा था। उसकी हार्ट बीट्स काफी बढ़ी हुई थी, हालांकि अब भी उसकी आंखें खुली हुई नहीं थी। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन देखी। नर्स ने अदिति, रूबल और सुजान तीनों को बाहर जाने के लिए बोला, जिसके बाद अदिति दीवार का सहारा लेकर बुरी तरह से रोने लगी। नर्स, इंजेक्शन! डॉक्टर ने नर्स से कहा, जिसके बाद नर्स ने डॉक्टर को इंजेक्शन पकड़ाया और अगले ही पल उसने उसे इंजेक्शन लगाया और रुद्र की नब्ज नॉर्मल हो गई। उसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करने लगा। एक पल को तो डॉक्टर भी काफी डर गया था, लेकिन अब वो नॉर्मल था। उसकी पल्स और हार्ट बीट्स इतनी तेज कैसे हो गई थी, वो इसकी वजह जानने की कोशिश करने लगा। अभी रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अस्पताल में जो इमरजेंसी केस आए हुए थे, उनको एडमिट करने के अलावा इतनी ज़्यादा हेक्टिकनेस वहाँ नहीं थी। अदिति बेंच पर जाकर बैठ गई। वो फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था जैसे वो रुद्र को लेकर कितना परेशान थी। उसकी ये हालत देखकर रूबल से रहा नहीं गया। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद प्यार से उसने उससे कहा, सब ठीक हो जाएगा छोटी मालकिन। कैसे ठीक हो जाएगा रूबल, कैसे? ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। अगर मैं पहले ही बता देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती, उसने रोते हुए कहा, जिसके बाद रूबल ने उसे गले से लगा लिया। अदिति फूट-फूट कर रोने लगी। वो अपने इमोशंस रोक नहीं पा रही थी। उसे वो हर पल याद आ रहा था जब रुद्र उसे काफ़ी परेशान किया करता था, और भले ही कुछ देर के लिए उसकी इन हरकतों की वजह से अदिति को गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल हो जाती। कहीं न कहीं उसकी इन हरकतों को वो खुद भी बहुत एंजॉय करती थी। उसे अब भी वो पल बखूबी याद था जब रुद्र ने ऑफिस में सबको आंखें बंद करने के लिए कहा था और उसके बाद उसने उसको किस कर लिया था। यही नहीं, अगस्त्या के कहने पर जिस तरह से उसने उसको मौका देकर किस किया था, उसकी ये हरकत भी उसे बहुत अच्छी लगी थी। फिर चाहे भले ही उसने उसे कहा नहीं था, उसकी आंखों के सामने वो रात वाला पल भी घूम रहा था जब वो उसके साथ उस दिन फुटबॉल खेलने के बाद काफ़ी थक गई थी, और जब रात को उसके पैर दर्द करने लगे थे तो उसने पेन रिलीफ क्रीम उसके पैरों में लगाकर उसने कई देर तक उसकी मालिश की थी। उसके बाद उसके पैरों को ही हक करके रात भर सो गया था। ऐसे ही न जाने कितने पल थे
जो बार बार अदिति के दिमाग में आकर उसे रोने पर मजबूर कर रहे थे। फिर चाहे उसकी भुआजी को वो डांटने वाला पल ही क्यों ना हो जब वो उसको बुरा भला कह रही थी, या फिर चाहे मुश्ताक भाई के गुस्से में इसलिए हाथ क्यों ना तोड़ देना हो जब उसने अदिति को हाथ को ही पकड़ा था, या फिर उन गुंडों को कि दशहरे के दिन धुनाई करने वाला पल हो। यही नहीं, उसे वो पल भी याद आ रहा था जब उसने उसके दोस्त नितिन को डरा दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे लग रहा था वो उसे डेट करेगी। उसकी हर हरकत में उसका प्यार साफ झलक रहा था, और वो बुद्धू, वो भोले और रुद्र के बीच ही फंसी रह गई थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने उसके प्यार की पहचान नहीं की थी, बल्कि वो उसको नफरत समझ बैठी थी, फिर चाहे बेमतलब उससे जबरदस्ती शादी की ही बात क्यों ना हो। उसका प्यार करने का अंदाज जरूर बदला था, लेकिन प्यार करना तो उसने नहीं छोड़ा था। उसका दिल अब चीख-चीख कर कह रहा था कि आखिर क्यों उसने उसको इतना बड़ा सच नहीं बताया था। वो तो उससे अब भी उतना ही प्यार करता था। तभी तो उसने उसके लिए माया और अपनी सौतेली माँ नयनतारा को भी लताड़ लगा दी थी। यहाँ तक कि उसने दादी माँ को भी नहीं सुनी थी। उसके बाद फरमान जारी कर दिया कि अब से वो उसकी बीवी है। आगे से अगर किसी को इस घर में रहना है तो उसकी फुल इज्जत करनी होगी। यही बात तो उसने अदिति के घर में उसके घर वालों को बोली थी। उसका अंदाज ही तो सबसे खास था। उसे तब तक उसकी बात और भी ज्यादा अच्छी लगी थी जब उसने माया को अदिति बोलने से मना किया था और उसे भाभी बोलने के लिए कहा था। उसके लिए क्या नहीं किया था उसने। फिर चाहे शादी के कुछ दिनों बाद ही अपनी संपत्ति की आधी मालकिन उसे बनाना हो, या फिर चाहे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद बिना उसकी एक बात सुने देना हो, उसने उसकी भी तो एक नहीं सुनी थी ना। वो तो उसको पूरा हक देना चाहता था, मानो उसे किसी चीज का डर लग रहा हो। मानो अगर उसको कुछ हो गया तो फिर अदिति को उसका हक कैसे मिलेगा। अदिति के दिमाग में अब सब क्लियर हो गया था। अब वो जान गई थी कि ये रुद्र प्रताप सिंह राठौर तो उसके भोले से भी बड़ा निकला, जिसने उसको एक कसम भी नहीं दी, जिसने एक वादा भी नहीं किया, जिसने कभी धोष नहीं जमाई, जिसने रिश्ते में किसी तरह का हक नहीं मांगा। जितना उसने दिया उसने उसे तहे दिल से स्वीकार कर लिया, और उसने उसने उस पर भरोसा ना करके उससे वो बातें छिपाई जो उसे जबरदस्ती बतानी चाहिए थी। क्या हो जाता अगर वो उसे आई लव यू बोल देती? क्या हो जाता जब वो उसके गले से लिपट जाती और उसके बाद उसको प्यार से कह देती, आई लव यू मिस्टर RPSR, यू आर द बेस्ट। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर चाहे तुम भोले की तरह हो या नहीं हो तो एक ही ना। मुझे तुम्हारा ये बदला हुआ रूप भी उतना ही स्वीकार है जितना पहले वाला था। लेकिन नहीं, उसने तो नहीं कहा था ना। उसे तो रुद्र प्रताप सिंह पसंद ही नहीं था ना। वो तो उससे नफरत करती थी। नहीं नहीं, मैं नहीं करती उनसे नफरत। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। आई रियली लव यू। आप ठीक हो जाओ बस, फिर देखना मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। आपके प्यार करने में अब कोई कमी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। वो मन ही मन सोच कर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन फिलहाल उसके आंसू पोंछने के लिए रुद्र मौजूद नहीं था। अब उसे खुद पर गिल्ट महसूस हो रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो उसका रुद्र फिर से ठीक हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। वो यही सोच रही थी कि तभी डॉक्टर रुद्र के रूम से बाहर आया। उसने अदिति से कहा, मिसेज राठौड़, प्लीज कम इन माई केबिन, आई वांट टू टॉक टू यू। जी डॉक्टर, अदिति ने बेमन से कहा। इस दौरान उसकी हार्ट बीट्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे अब इस बात की टेंशन हो रही थी कि आखिर डॉक्टर उसे क्या कहेगा। क्या रुद्र ठीक हो सकेगा? क्या वो कोमा से बाहर आ सकेगा? ऐसे ही न जाने कितने सवाल थे जो उसके दिमाग में कौंध रहे थे, लेकिन उन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर के पास थे। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। इसी दौरान पीछे से नर्स भी उसके रूम को बंद कर दिया था। रुबल एक पल के लिए रोती हुई अदिति को देखती है और उसके बाद बोली, छोटी मालकिन, मुझे लगता है वो डॉक्टर जल्दबाजी में थे। जा रही हूँ। उसने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और उसके बाद धीरे धीरे कदमों से डॉक्टर की केबिन की तरफ बढ़ी। इस दौरान उसके पैरों में अब जान बिल्कुल भी नहीं बची थी। वो उतना बुरा तब भी फील नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त जब नयनतारा, माया और दादी जी ने उस पर सवाल खड़े किए, तब उसने खुद को डिफेंड करने के बारे में सोचा था। हालांकि उस पल के लिए वो सही भी था, और उन्हें जो जवाब
क्यों ही देती, लेकिन अब उसे इस बात का रियलाइज हो गया था कि अगर वो रुद्र पर हक जमाती और हक से बोलती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझसे शादी करने के लिए आपको इतना फोर्स करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप मेरी बात सुन लो, पहले मेरे पास्ट के बारे में जान लो। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था। अब वो खुद को तभी माफ कर सकती है जब रुद्र कोमा से बाहर आ जाता। वो यही सब सोचते हुए केबिन में घुसी तो वहीं दूसरी तरफ रूबल दूर से उसको देख रही थी। उसकी आंखों में भी उछल आंसू थे। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर डॉक्टर अदिति को क्या कहने वाला है। आइए मिसेज राठौर, टेक ए शीट। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे शीट ऑफर की। थैंक यू डॉक्टर, अब कैसी कंडीशन है उनकी? वो दरअसल में उस पल डर गई थी जब उनकी हार्ट बीट्स फास्ट हो गई थी। इट्स ओके, एक्चुअली में मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाला था, उसने मुस्कुराकर कहा। वाट? अदिति की आंखों से आंसू झलक पड़े। इतनी बड़ी भी गुड न्यूज़ नहीं है मिसेज राठौड़, लेकिन हम सबके लिए राहत की बात यह है कि पेशेंट आपकी कहानी को रिस्पॉन्स कर रहा है। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे भी ऐसा लगा था। जब मैंने उनको छुआ और उनके पास जाकर बोली तो उनकी फ्लश काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी। ओह ग्रेट, बट इट्स नॉर्मल। उनकी हार्ट बीट्स तेज होने के पीछे की वजह भी यही है। मैं भी आप उन्हें रोमांचित कर देने वाला कोई किस्सा सुना रही होगी और उस पल उन्हें कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, इस वजह से उनकी हार्ट बीट्स तेज हो गई थी। ये ठीक वैसी ही सिचुएशन होती है जब कोई बंजी जंपिंग करता है। उस पल डर लगने के चलते हार्ट बीट्स काफ़ी तेज हो जाती है। इट्स नॉर्मल, लेकिन पेशेंट को कोई सीरियस मेंटल प्रॉब्लम न हो जाए, इसलिए हमने उन्हें रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया है। वो 2 घंटे के लिए फिर से रिस्पॉन्स करने लग जाएंगे। तो आपको जब मैं बोलूँ आप उस कहानी को कंटिन्यू कर सकती है। हाँ, बशर्ते इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो बोल रही है वो ज़्यादा भयानक ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर पेशेंट की मेंटल हेल्थ पर प्रेशर बढ़ सकता है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप नहीं जानते मेरे लिए आपके ये शब्द कितने मायने रखते हैं। मैं तो तब डर गई थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पेशेंस रखिए मिसेज राठौड़, सब ठीक होगा। आप अभी जाइए, चाय पानी लीजिए। सोने का तो मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा तो आप मेरी क्लास लेने लग जाएगी। मैं भी डॉक्टर, उसने भी मुस्कुराकर कहा और उसके बाद अपने आंसू पोंछने लगी। डॉक्टर का बिहेवियर देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी जानता था वो रुद्र को लेकर कितनी अपसेट है। उसके चेहरे पर ही मायूसी साफ झलक रही थी। हालांकि उसके बाद डॉक्टर ने उससे कुछ नहीं कहा और अदिति खड़ी होकर केबिन से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वो रूबल की तरफ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रूबल बोली, डॉक्टर ने क्या बताया छोटी मालकिन? वो यही बोले कि हमारे लिए यह गुड न्यूज है कि वो मेरी कहानी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी अचानक से हार्ट बीट्स काफ़ी तेज हो जाने के चलते उन्हें रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया है, लेकिन मैं उन्हें 2 घंटे के बाद फिर से आगे की बात बता सकती हूँ। अरे वाह! मुझे आप पर पूरा भरोसा है छोटी मालकिन, आप कर दिखाएँगी। आप छोटे मालिक को फिर से ठीक करके ही दम लेंगी। अभी मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ, तब तक आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रूबल ने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद अदिति बेंच पर बैठ गई। आप बेंच पर लेट जाइए ना, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कहीं आप बीमार पड़ गई तो। रूबल ने प्यार से उसे समझाया। कुछ नहीं होगा मुझे, मेरा क्या होना है। मेरी वजह से उनको देखो कितनी तकलीफ हो रही है, तुम मेरी फिक्र मत करो। कैसे कुछ नहीं होगा छोटी मालकिन, चलिए लेट जाइए। थोड़ी देर आंखें मूंद लीजिए, उसके बाद आपको आराम मिलेगा, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद अपने साथ लाए एक हैंडबैग को उसने उसके सिरहाने के रूप में रखा, जिसके बाद उसने सोने का इशारा किया। अदिति बेंच पर ही लेट गई तो वहीं सुजान और रूबल दोनों ही चाय लाने के लिए कैंटीन की तरफ चले गए। अदिति बेंच पर लेट गई थी। उसने अपनी आंखें मूंदी और फिर रुद्र की याद सताने लगी। उसे वो पल याद आने लगा जब रात हो जाने के बाद वो अगस्त्या को दबा ना दे, इसलिए रुद्र ने उसे अपनी तरफ कर लेता था और खुद उसकी तरफ सो जाता था। और वो भले ही दिन भर उसके साथ कितनी ही क्यों ना झगड़ती हो,
रात में उसके सीने में दुबक कर सोती थी। वो इस दौरान उसके गले लगाकर सोती थी। यही नहीं, जब सुबह होती तो वो उसको इसलिए लड़ाई भी करती कि रात में मौका देखकर वो उसके पास आकर लेटता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आज एक-एक पल उसे याद आ रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद रूबल ने उसे चाय लाकर दी। चाय पीने के बाद भी उसका सिरदर्द बंद नहीं हुआ था, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा रोई थी। यही वजह थी कि कुछ देर रेस्ट करने के लिए लेटी अदिति की कब आँख लग गई, उसे एहसास भी नहीं हुआ था। वो इस दौरान रुद्र के बारे में ही सोचते हुए सोई थी। इस तरह से कब 2 घंटे बीत गए उसे पता नहीं चला। उसकी बगल वाली बेंच पर रूबल और अगली बेंच पर सुजान भी लेट गया था। कुछ ही देर बाद नर्स रुद्र के कमरे में आई। उसने देखा वो नॉर्मल है, जिसके बाद वो अदिति की तरफ बढ़ी और उसने उसे जगाने के लिए टच किया। मिसेज राठौड़, वो टाइम हो गया है, आप अब जा सकती हैं। नर्स के ये शब्द सुनकर अदिति तुरंत खड़ी हो गई। उसने अपने कपड़ों को सही किया और उसके बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसको अपना मुंह धोना था। एक बार फिर मुंह धोने के दौरान उसके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर वो कहानी की शुरुआत कहाँ से करेगी। कहीं उसने उस सीन से ही कहानी की शुरुआत की तो रुद्र की कंडीशन फिर से खराब न हो जाए। वो यही सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में फिलहाल कोई आइडिया नहीं था। अब आखिर क्या करेगी अदिति? कैसे बताएगी रुद्र को आगे की कहानी? जानने के लिए कहानी के अगले भाग को पढ़िए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।